आलस्यं हि मनुष्याणाम् शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समः बन्धु कृत्वा यं नावसीदते नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, विजय श्री संस्कृत एकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत कोड 122 यानी कौन सी पाठ्य पुस्तक है आपकी शेमुषी भाग द्वितीय के मध्यावधि यानी मिड टर्म में होने वाले प्रश्न पत्र का एक सैंपल पेपर यानी अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो परीक्षा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित करवाई जा रही है। उस परीक्षा का हम एक अभ्यास प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर उपस्थित है, जिसकी अवधि कितनी रहने वाली है, होरात्रयम यानी 3 घंटे का आपका क्या रहने वाला है, प्रश्न पत्र रहने वाला है। और अगर मैं कुल अंकों की बात करूं तो 80 नंबर का आपका ये पूरा प्रश्न पत्र रहने वाला है। सामान्य निर्देशों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति, यानी इस प्रश्न पत्र में आपके 4 खंड है। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि, यानी प्रत्येकम खंडम हर खंड को अधिकृत्य लेकर के उसके जो उत्तर हैं वो एकस्मिन् स्थाने एक ही जगह पर आपको क्या करने हैं, क्रमेण लेखनीयानि, क्रम से आपको उसके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीया, यानी कौन से प्रश्न का आप आंसर दे रहे हैं, कौन से प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, उसकी संख्या आप जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें आप अवश्य लिखेंगे। क्या कह रहे हैं आगे, सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि, यानी सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपके वो कौन से भाषा में आप लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि सर संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। प्रश्नानां निर्देशाः ध्यानेन अवश्यम पठनीयाः, यानी जो प्रश्नों के निर्देश हैं वो आपको ध्यान से क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके जो प्रश्न पत्र है उसके कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा रहने वाला है। तो इसमें 4 खंड हैं। खंड का जो है अपठितांश अवबोधनम, अपठितांश अवबोधन जो प्रश्न संख्या 1 रहने वाला है और कितने नंबर का रहने वाला है, 10 नंबर का ये आपका रहने वाला है। खंड ख में आपका रचनात्मक कार्यम है जो 15 नंबर का है। इस रचनात्मक कार्य में आपसे पत्र पूछा जाएगा, आपसे चित्र वर्णन पूछा जाएगा, चित्र वर्णन और आपसे अनुवाद का प्रसंग यहाँ पे क्या किया जाने वाला है, पूछा जाने वाला है, जो कि आपके 5-5 नंबर का होने वाला है। खंड ग की बात करो तो यहाँ पे अनुप्रयुक्त व्याकरण यानी कितने अंक की व्याकरण है आपके, 25 नंबर की। संधि समास इत्यादि यहाँ पे जो प्रश्न आपके बन रहे हैं वो सभी यहाँ से क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। और खंड घ की बात करें तो यहाँ पे पठित अवबोधन कितने नंबर का होगा, ये आपके 30 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा। पठित अवबोधन का मतलब हो गया ये आपकी पाठ्य पुस्तक से क्या किए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके गद्यांश पद्यांश नाट्यांश होंगे, प्रश्न निर्माण इत्यादि के यहाँ पे आपसे क्या पूछे जाने वाले हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हाँ, कथाक्रम इत्यादि भी यहाँ पे आपके पठित अवबोधन में ही क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो ये जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है, इसमें जो 4 खंडों में आपका प्रश्न पत्र है उसको हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम खंड ग को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनुप्रयुक्त व्याकरण के बारे में चर्चा की गई है। देखिएगा, खंड क के बारे में एक वीडियो बना रखा है हमने, अपठितांश अवबोधन कैसे करना है, पूरा डिटेल में वीडियो है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे। रचनात्मक कार्य के लिए भी पत्र, चित्र वर्णन, अनुवाद, इन सभी के लिए अलग से अलग अलग क्या बनाए गए हैं, वीडियो बनाए गए हैं। तो वहां भी हम इनको क्या कर लेंगे, विस्तार से देख लेंगे। और अनुप्रयुक्त व्याकरण के बाद में हम इन 4 खंडों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, खंड क के बारे में, ग के बारे में, फिर खंड ख के बारे में, और फिर यहाँ पर आपके अपठित आपके अवबोधन, और फिर खंड घ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हम खंड क की ओर। खंड
ग की ओर आपका सबसे पहले हमारा खंड ग है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए खंड ग में क्या प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। तो पहला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में आपका अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम व लिखत, यानी आपसे संधि से रिलेटेड यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। यानी यहाँ पे जो पद दिया हुआ है उसमें कौन सी संधि है उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा प्रश्न को हमने क्या कहा था, ध्यान से पढ़ना है। नास्ति प्लस उद्यम समः, नास्ति प्लस उद्यम समः, तो अभी मैंने आपको श्लोक बोला था, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समः बंधु कृत्वा यम नावसीदति। तो वहां पे अगर आपने श्लोक भी याद कर रखा है तो आपको एज इट इज क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे यण संधि का उदाहरण है और क्या हो जाएगा, नास्ति, ई में क्या जुड़ जाएगा, ई के स्थान पर यह हो जाएगा और यह में ओ मिल जाएगा। आगे आपके ऐसे कैसे रहने वाला है, उद्यम समो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नास्त्युद्यम समो, नास्त्युद्यम समो। यानी कौन सी संधि का उदाहरण है ये आपका, बहुत बढ़िया, ये आपके यण संधि का उदाहरण है। ऐसे ही सकलै विद्यार्थिभिः समयस्य किम करणीयः सदुपयोगः, तो यहाँ पे सदुपयोग का क्या हो जाएगा, सत प्लस उपयोग, सत प्लस उपयोग, ये आपके जस्व संधि हो गई यहाँ पे, वर्ग का तीसरा अक्षर, ठीक है, उपयोग, तो सदुपयोग का क्या हो जाएगा, सत प्लस उपयोग। देखिएगा संधि का नाम आपसे परीक्षा में क्या नहीं कर रहा है, पूछ नहीं रहा है, इसीलिए हमको संधि के नाम याद रहे ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें संधि पद कैसे बनाना है और संधि विच्छेद कैसे करना है इसके बारे में क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है। आगे देखिएगा, व्याघ्र प्लस अपि व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः, तो आपका बुद्धिमती वाला जो पाठ है उसमें से ये पूछा गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्याघ्रः व्याघ्रः प्लस अपि, व्याघ्रः प्लस अपि, इस विसर्ग को उ आदेश होता है, आ प्लस उ मिलकर के, आ प्लस उ मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया, तो रूप क्या बन गया यहाँ पे, व्याघ्रो, और ओ के बाद में अगर आपका अ है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाता है और रूप बनता है आपका व्याघ्रो अपि। संधि वाली कक्षा में इसको पूरा डिटेल से समझा रखा है, कैसे क्या नाम है, किस किस नियम के कारण ये रूप बदलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, काचित प्लस इयम इति, काचित प्लस इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, तो काचित प्लस इयम, देखो यहाँ पे सत प्लस उपयोग है, यानी वर्ग का पहला वर्ण है और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण आया है तो पहले वर्ग को किस में बदल देंगे, तीसरे वर्ण में, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, काचिद इयम, का ची, तय को तीसरे अक्षर में द और इसमें ई की मात्रा मिल जाएगी, ई यमिति, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काचिदीयमिति, काचिदीयमिति, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, इसका आरूप बन जाएगा। नीचे क्या कह रहे हैं, अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम व लिखतः, ऐसे ही आपका इति प्लस उक्त्वा, जैसे ये भी आपके वही अण संधि का है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं ना। देखिएगा क्या कह रहे हैं, इति प्लस ई के बाद में उ है तो ई को यह हो जाएगा और रूप क्या हो जाएगा, इत्य, और इसमें उ की मात्रा मिलेगी तो क्या होगा, उक्त्वा, यानी इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा क्या हो जाएगा, रूप इत्युक्त्वा। ऐसे ही खल्वेतत, ये भी आपके यण संधि का ही उदाहरण है, खलु प्लस एतत। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं ज्यादा डिटेल से बताऊंगा, यहाँ ज्यादा डिटेल से बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसके लिए संधि का एक सेपरेट वीडियो है, आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है आपकी एक कक्षा 10 के नाम से, उसमें आपको सारे वीडियो क्या मिल जाएंगे, आपकी क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसीलिए, और आपको अगर और नए वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो हम अब हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर क्लास का क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आर्यो अपि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, आर्यः प्लस अपि, आर्यः प्लस अपि। हाँ, एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, जैसे व्याघ्रः प्लस अपि हमने यहाँ पे किया है, वैसे रूप तो यही बनेगा। अगर आप इसको ऐसे भी ना करके व्याघ्रो
व्याघ्रो प्लस अपि भी करेंगे, ठीक है, तो भी आपका ये सटीक हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि पूर्ण रूप से इसका उत्तर करके क्या करें, चलेंगे, लिखकर चलेंगे। जैसे आर्य प्लस अपि, पहले यहाँ पे कौन सा हुआ, उत्व संधि का कार्य हुआ, उ से ओ बना और ओ के बाद में फिर आपका अवग्रह वाला कार्य यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आर्य प्लस अपि ऐसा रूप बन जाएगा। ऐसे देखो कश्चित प्लस अस्मिन, कश्चित, कश्चित प्लस अस्मिन, कश्चित प्लस अस्मिन, तो यहाँ पे ये कौन सी संधि का कार्य हो गया, वही आपके तीसरे वर्ण वाली संधि का कार्य हो गया है। तो प्रश्न संख्या 5 में हमने क्या देखा, प्रश्न संख्या 5 में हमने, प्रश्न संख्या 5 में हमने ये देखा है रूप आपका संधि का, ठीक है। संधि से संबंधित क्या पूछे गए, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। अब आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है समास के बारे में। किसके बारे में, समास, यानी अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुतः। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समास में क्या देखना है कि पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्माहा पिष्टाहा भवंती। तो लता तरु गुल्माहा, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुवचन का रूप दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, यानी लता तरम गुल्म यस्य ते न होगा, लता च ते गुल्मा ये भी नहीं होगा, लता नाम तरु गुल्मा ये भी नहीं होगा। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, आपका पहला सही जवाब होने वाला है लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, है ना। चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, यह कौन से समास का उदाहरण है, आपका द्वंद्व समास के। आपके पहले पाठ के पीछे भी समास दे रखे हैं, योग्यता विस्तार में अगर आप शेमुसी में देखेंगे तो समास वहां पे क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। विस्तार से आप उनके रूपों को वहां समझ सकते हैं, और पाठ्य पुस्तक में कहां कहां समास प्रयुक्त हुए हैं उनको हम यहाँ देख लेते हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम, ये पहले पाठ से लिया गया है, और स यहाँ पे अव्यय पद लगा हुआ है, और सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, और तृतीय विभक्ति का एक ही रूप यहाँ पे मलाद पंचमी है, मलम द्वितीय है, मलाय चतुर्थी है। तो मलेन सहितम, मलेन सहितम, ख इसका सही जवाब हो जाएगा। और समास कौन सा हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव, कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। देखिएगा समास का नाम आपसे नहीं पूछ रहा है, केवल आपको विकल्प चुनना है, और वो भी ऑप्शन में से, ठीक है। ऐसे ही बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, तो क्या कर रहा था, क्षेत्र कर्षण, यानी खेत की जुताई कर रहा था, कौन, वह किसान, है ना। जननी तुल्य वत्सला वाले पाठ से ये लिया गया है। और क्या हो जाएगा, क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम, क्षेत्रस्य किसका की जुताई हो रही है, तो खेत की, तो कस्य कर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम, तो ख इसका जवाब हो गया। और तत्पुरुष यहाँ पे कौन सा हो गया है, समास, तत्पुरुष क्या हो गया है, समास हो गया है। पश्चात व्रजंती सख्याः, तो पश्चात अर्थ में आपका अनु क्या होता है, अव्यय प्रयोग होता है। पश्चात अर्थ में कौन सा होता है, अनु, ठीक है। जैसे सहित अर्थ में सम, सह आपका क्या होता है, अव्यय प्रयुक्त होता है, ऐसे पश्चात अर्थ में अनु होता है। और क्या हो जाएगा, अनु का देखो एक ही उदाहरण है आपके, एक ही उदाहरण है, अनुवृजंती, अनुवृजंती। समास वाली कक्षा में आपको विस्तार से क्या कर रखा है, ये पढ़ा रखा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस चैनल को क्या करें, जब जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ठीक है। ये आपके समास से संबंधित प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रत्यय से संबंधित। कौन से संबंधित, प्रत्यय। प्रत्यय में देखिएगा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुतः, यानी 4 प्रश्न हैं आपके, एक एक नंबर का है, 4 नंबर का। माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टः, दृश प्लस कत, और कत प्रत्यय जो है उसका आपको या तो तह, ता, तम दिखेगा, या फिर तह, ता, तम दिखेगा। यहाँ पे री है, री के कारण यहाँ पे ट वाला रूप आपको दिखाई देगा। और क्या होगा कि माम अत्तुम कलहे मानव चपेटया प्रहरंती किम कृतम, क्या किया मैंने उसको, है ना। दृश्य प्लस कत, यानी मैंने देखा, मैंने, तो क्या रूप हो जाएगा यहाँ पे,
दर्शितवान, दृष्टम, दृष्टा। तो यानी कलहमानो चपेटया प्रहरंती, प्रहरंती दृष्टा। कौन? सा कौन? वो बुद्धिमती। सा कौन? वो बुद्धिमती। तो यहाँ पे प्रहरंती, और वह किसके लिए बात कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे रूप क्या होगा इसका? सही जवाब दृष्टा, यानी मैंने देखा। किसको? मैंने तो देखा। किसको देखा? मया दृष्ट, है ना? किसको देखा? उसको देखा कि क्या करते हुए? प्रहार करते हुए, चपेटिका से प्रहार करते हुए। तो इसका विकल्प क्या होगा? दृष्टा। आप वहां पे अगर लाइन देखेंगे आपके दूसरे पाठ में, और वहां पे दूसरे पाठ में जब जो बाघ है वो क्या कह रहा है? शगाल को। इसको कह रहा है शगाल को कि तू भी कहीं गूढ़ प्रदेश में चला जा। तो व्याघ्र कह रहा प्रत्यक्षेम एवं मया मया सा आत्मपुत्रा वै कैकसौ माम अत्तुम कलहमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। ऐसा क्या नाम है? वहां पे क्या दी गई है? पंक्ति दी गई है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे कत प्रत्यय है, अध्यापिका पाठम पाठयति। तो यहाँ पे मैंने कहा था अगर आ दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है तो आपके एक ही प्रत्यय है, टाप। टाप का आ दिखाई देता है, और नीप का ई दिखाई देता है। अब यहाँ पे ऐसे तो डाप का भी आई ही शेष रहता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? एक ही विकल्प है, अध्यापक प्लस टाप। अध्यापक प्लस टाप, तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका। ललित लताना माला रमणीया। ललित लतानां माला रमणीया। अत्र प्रत्ययः किम अस्ति? तो देखो अलम आपका प्रत्यय नहीं है, आ आपका प्रत्यय नहीं है। आपके सिलेबस में जो प्रत्यय है वो एक ही है, अनियर। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय का आपका अनिय शेष रहता है। क्या रहता है? अनिय, अनिया, अनियम। ठीक है, अनियम। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस प्रश्न में आपके जो प्रत्यय पाठ्यक्रम में दिए हैं, कृत, तव्यत, अनियर और कतवतु। ठीक है, उसके साथ में टाप और गीप 6 ही प्रत्यय हैं, और उनमें से ये अलम भी प्रत्यय नहीं है और आ भी कोई प्रत्यय नहीं है। इसीलिए वैसे भी आप इसका क्या कर सकते थे? सही जवाब कर सकते थे। तो एक तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का रूप हो गया अनिया, और अब देखो यहाँ पे माला रमणीया, उसी प्रश्न को रिपीट किया है। और यहाँ क्या कह रहा है कि रम प्लस अनिया, रम प्लस अनिया। यहाँ पर भी देखो वही स्थिति है, ये कोई प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय आपका एक ही है। यानी स्त्रीलिंग की विवक्षा में आपका कौन सा प्रत्यय होता है? टाप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? टाप प्रत्यय होता है। तो आप अगर थोड़ा सा इसको क्या करेंगे? समझते हुए करेंगे तो ये प्रश्न आपके क्या नहीं होंगे? गलत नहीं होंगे। प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो ये प्रत्यय से संबंधित आपका प्रश्न था। उसके बाद में आपका देखिएगा यहाँ पे और देखिएगा, वाच्यानुसारम, वाच्यानुसारम उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयता अधोलिखितम संवादम विकल्पेन पूरयता। यानी यहाँ पे वाच्य के अनुसार आपको क्या किया गया है? वाच्य के अनुसार आपको संवाद पूरा करना है। संवाद पूरा करना है। जैसे आपके वाच्य कितने होते हैं? वाच्य आपके 3 होते हैं। वाच्य कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। कौन कौन से होता है? एक आपका कर्तृवाच्य होता है, एक आपका कर्मवाच्य होता है, एक आपका भाववाच्य होता है। ठीक है, भाववाच्य होता है। 3 वाच्य होते हैं आपके। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? देखो कोई भी सेंटेंस होता है उसमें आपका कर्ता होता है, कर्म होता है। ठीक है, कर्म होता है और क्रिया होती है। क्रिया होती है। बात समझ में आ रही है क्या? तो कर्म, कर्ता और क्रिया, ये चीजें होती हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्मवाच्य में कर्म में सॉरी कर्ता में तृतीया होती है, और भाववाच्य के कर्ता में भी कौन सी विभक्ति होती है? आपके तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया होती है। द्वितीया क्या? विभक्ति। कर्म सॉरी कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया होती है, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा।
प्रथमा विभक्ति होती है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार, यहाँ पे कर्म के अनुसार, और यहाँ पे हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होती है। ठीक है ना, एक वचन की क्रिया होती है। तो ये आपको एक टेबल आपको क्या हो गई, ये समझ में आ गई है। अब इसका हम प्रश्न को हल करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रियंका रोहित किम पठसी, पठसी। अब देखो यहाँ पे पठसी मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी कहाँ की होगी? मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का, त्वया तृतीय विभक्ति एक वचन का है, और त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वम किम पठसी, त्वम किम पठसी। रोहितः मया संस्कृतस्य पुस्तकम रिक्तिस्थान पठ्यते पठामी पठसी। अब यहाँ पे कर्ता देखो मया, तो यह मया कौन सी रूप विभक्ति का है? तृतीया का है, तृतीया का है। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ता में तृतीया हो रही है। ठीक है, उसके बाद पुस्तकम आपके प्रथमा का, यहाँ पे प्रथमा हो रही है। तो अब क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। तो पुस्तकम जो है आपका एक वचन का है, इसीलिए पठ धातु के साथ में क्या जुड़ गया? यते। तो रूप क्या होगा? पठ्यते, पठ्यते। ठीक है, पठ्यते। तो यहाँ पे देखो त्वम भी नहीं है और पठामी भी नहीं होगा, पठ्यते रूप हो जाएगा। ऐसे ही आपका प्रियंका उत्तमम तव रिक्तिस्थान शुद्धम वर्तते, यानी श्लोकोच्चारण, श्लोकोच्चारणम, श्लोकोच्चारण। तो यहाँ पे तव शुद्धम वर्तते, क्या? श्लोकोच्चारणम। कर्म में द्वितीया होती है, कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग बोले सर कर्तरीवाच्य कैसे पता चला कि वर्तते दिखाई दे रहा है? कर्म वाच्य में या भाव वाच्य में आपको यते, येते, यंते दिखाई देगा। इनमें क्या दिखाई देगा आपको? यते, येते, यंते दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको किसी भी धातु के पीछे देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यते दे रहा है ना, यानी या तो कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। अगर कर्म दिया हुआ है तो कर्मवाच्य है, और भाव कर्म नहीं दिया हुआ है तो फिर कौन सा वाच्य हो जाएगा? आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा श्लोकोच्चारणम, तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका? ख इसका सही जवाब हो जाएगा। तो श्लोकोच्चारणम तव श्लोकोच्चारणम शुद्धम वर्तते, शुद्धम वर्तते। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानेभ्य समुचितम काल बोधकम शब्दम लिखत, यानी आपके समय ज्ञान से संबंधित क्या कर रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है समय ज्ञान से संबंधित। यानी अहम प्रातः रिक्त स्थान 5:30 बजे जागरणम करोमि। तो साढ़े को क्या कहते हैं? साढ़े को कहते हैं सार्ध, 5 को कहते हैं पंच, बजे को कहते हैं वादनम। तो रूप क्या होगा? सार्ध पंच वादनम। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल से वीडियो क्या कर रखा है, हर टॉपिक पे आपका एक एक सेपरेट वीडियो है। विस्तार से समझने के लिए आप वहां जाकर क्या कर सकते हैं? उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सार्ध पंचवादनम। अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रमेश पादोन अष्ट, यानी 7:45 बजे अल्पाहारम स्वीकरोति। पौने को कहते हैं पादोन, 8 को कहते हैं अष्ट, बजे को कहते हैं वादने। तो क्या हो जाएगा? पादोन अष्ट वादने। 7:45 है ना, 7:45। देखो 6:45 नहीं है, 6:45 नहीं है, 7:45। और जब भी 45 का रूप होगा तो आपके अगले वाली संख्या क्या होगी? काउंट होगी। जैसे 7 के बाद में 8 है तो 8 काउंट होगा। पादोन अष्ट वादने। ऐसे ही 6:45 है तो 6:45 है तो पादोन सप्तवादने। सपाद अष्टवादने का क्या हो गया? 8:15। सपाद अष्टवादने का मतलब हो गया 8:15। माता 9:15 मंदिरम गच्छति, यानी 9:15 बजे। सवा को कहते हैं सपाद, 9 को कहते हैं नव, बजे को कहते हैं वादने। अगर आपने हिंदी में 16 शब्द याद कर लिए कि सवा को क्या कह रहे हैं, बजे को क्या कह रहे हैं, साढ़े को क्या कह रहे हैं और पौने को क्या कह रहे हैं, उससे भी आपके प्रश्न सही हो जा रहे हैं। देखो आप खुद देख लीजिएगा। सवा को सपाद कहते हैं, बजे को वादने, वाक्य प्रयोग में वादने, वैसे वादनम, साढ़े को सार्ध और पौने को पादोन। पौने को क्या कहते हैं? पादोन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सवा का रूप एक ही है, सपाद। ये तो साढ़े का है, ये पौने का है, तो ये विकल्प हो गया आपका। ऐसे ही छात्रा 9:15 यानी 9:15 बजे विद्यालयम गच्छन्ते।
तो यहाँ पे भी वही विकल्प हो गया, सपाद नववादने, तो इसका भी ये सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, आगे आपका अव्यय वाला टॉपिक है। यहाँ पे देखिएगा, मंजूषायाम प्रदित उच्चित अव्ययी पदई अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयतः, यानी अवकाशः भविष्यति, पठिष्यति, है ना। तो यहाँ पे देखो, श्वः, कदा, यदि, तीन ही शब्द दिए हुए हैं। कदा आपका क्या है, प्रश्नवाचक है, सप्त ककारों में आता है, ये सप्त ककारों में आता है और ये क्या है, प्रश्नवाचक है। यानी कदा आ गया तो आपको तीनों में से किसी एक के पीछे क्या दिखाई देगा, प्रश्नवाचक, है ना। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, ये अगर शब्द में से कोई एक आ जाता है तो वो क्या होगा, आपको प्रश्नवाचक दिखाई देगा। देखो, इसके पीछे प्रश्नवाचक नहीं है, इसके पीछे प्रश्नवाचक नहीं, यहाँ पे प्रश्नवाचक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कदा। बात समझ में आ गई क्या। अब बच गए कितने आपके पास में, दो। अब अगर भविष्य काल की आपके पास क्रिया है ना, यानी देखो, अद्य यानी आज, श्वः यानी आने वाला कल, और यह बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल। तो यहां पर ये भविष्य काल हो गया, भविष्य ये वर्तमान हो गया आपका, और ये भूत हो गया, ठीक है। अगर ये श्व दिखाई दे रहा है तो भविष्य काल की क्रिया दिखाई देगी आपको, और भविष्य काल की क्रिया कहां पर है, श्व अवकाशः भविष्यति। और यहां पर देखिएगा एक ही बच गया, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे हम, यदि तदा, या यदि, यदि तरही, इस तरह से आपको अगर दिख जाता है तो अब क्या होगा, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्, तो ये आपका कौन सा हो गया, अव्यय पद वाला प्रसंग हो गया है। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, प्रश्न संख्या 11वां देखिएगा, 11वां देखिएगा, क्या कह रहे हैं, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि अशुद्धानि सन्ति, शुद्ध पदम विकल्पेभ्यः चिनुतः, शुद्ध पद लिखना है। अब देखो यहाँ पे अशुद्ध क्या है, अहम, अहम कहाँ का है, उत्तम पुरुष एक वचन का, उत्तम पुरुष एक वचन का, और क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। इसीलिए कर्ता यदि उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। और उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है, क्रीडामि, है ना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथः, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। बात समझ में आ गई क्या। तो अहम क्रीडामि, त्वं क्रीडसि, वयम क्रीडामः, सह क्रीडति, इस तरह से ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो अहम क्रीडामि, अहम पठामि, अहम लिखामि। क्लियर है। हाँ, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो अनुवाद वाला एक बार टॉपिक देख लीजिएगा, या अशुद्धि संशोधन वाला देख लीजिएगा। सिंह भयंकर वने निवसति, ठीक है, सिंह जो है वो कहाँ निवास कर रहा है, सिंह जो है वो कहाँ निवास कर रहा है, तो भयंकर वने। तो यहाँ पे ये विशेषण और विशेष्य का क्या है, टॉपिक है, कहाँ का है, विशेषण और विशेष्य का आपका टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य में जो विभक्ति वचन आपका विशेष्य का होता है, वो ही विभक्ति और वचन आपका, ठीक है, किसमें होगा, विशेषण में भी होगा। और आपका वने, वने कहाँ का है, सप्तमी एक वचन का है, सप्तमी एक वचन का है, इसीलिए विशेष्य में, विशेषण में भी क्या हो जाएगा, सप्तमी एक वचन का रूप हो जाएगा। और भयंकरे वने, है ना, सिंह भयंकरे वने निवसति, कारण क्या हुआ, विशेषण विशेष्य का यहाँ पे मुख्य कारण है। क्लियर हो गया क्या, बहुत बढ़िया। अब सहा भोजनम कुरु, सहा भोजनम कुरु, अब यहाँ पर ये वैसे क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया के अनुसार कर्ता को पूछा है, तो कुरु, कुरु कहाँ का रूप है, आपका आदेशात्मक है, लोट, है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, ये कहाँ का है, मध्यम पुरुष क्री धातु का रूप है ये, और त्वम कुरु, ठीक है,
क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्वम भोजनम कुरु, त्वम भोजनम कुरु। इस प्रकार से आपको कर्ता क्रिया का ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। बात क्लियर हो रही होगी, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा थोड़ा सा हम साथ के साथ खंड आपका जो ग है, घ है ना, इसमें ये आपका जो गद्यांश है, आगे आपका पद्यांश है, यहाँ पे आपका पद्यांश है और यहाँ आपका नाट्यांश है। ठीक है, नाट्यांश। इसके प्रश्नों को क्या करेंगे थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले ग्रामर के जो आपके प्रश्न हैं उनको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी रेखांकित पदों को आधार मान करके क्या लिखना है आपको, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, जैसे विद्यालय अध्यापकाः छात्रान अध्यापयन्ति, छात्रान। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आपको प्रश्न निर्माण में एक वीडियो बता रखा है मैंने, सप्त ककार पढ़ाए हैं वहां पे, ककार। ठीक है, 7 ककार कौन से होते हैं, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, ये 7 ककार हैं। किम यानी क्या, किम यानी क्या। ठीक है, कुत्र यानी कहाँ, कहाँ यानी स्थान, जब स्थान होगा तो आपका ये आएगा। कति यानी कितनी, संख्या, अगर संख्या आएगी तो आपकी कति। समय, समय आएगा तो कदा, अलग होने के अर्थ में, कहां से, कहां से। कथम कैसे, कथम कैसे, और किमर्थम कारण, किस लिए। ठीक है, अगर इस तरह से होगा तो आपको क्या होगा, ये 7 ककार प्रयोग करने हैं। और इनके अलावा अगर आपके रूप बनेंगे तो किम का रूप तीनों लिंगों में भी चलता है, पुल्लिंग में कहा, स्त्रीलिंग में का, और नपुंसक लिंग में किम। पुल्लिंग में आपके तद की तरह चलेगा, सह तऊ ते जैसे रूप चलता है, वैसे ही कहा कऊ के, कहा कऊ के। ऐसे ही स्त्रीलिंग में साते ता रूप चलता है, वैसे ही का के काहा। ऐसे ही फलम तत् का रूप चलता है, तत्ते तानी। ऐसे ही किम के कानी। ये रूप आपको देखने हैं, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आप अपना यहाँ पे प्रश्न निर्माण वाली कक्षा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा समझिएगा। छात्रान, छात्रान कहाँ का रूप दिया हुआ है, पुल्लिंग का रूप है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो कहा कऊ के, कम कऊ कान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कान इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कान। ठीक है, तो कान इसका उचित विकल्प हो जाएगा। विद्यालय अध्यापकाः छात्रान, और प्रश्नवाचक चिन्ह में हमेशा एक याद रखिएगा, जैसे ही वाक्य आपका पूर्ण होता है लास्ट में क्या लगाना है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आरक्षी चौरेभ्य त्रायते, चौरेभ्य। ठीक है, अब वैसे भी आप एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको, एक तरीका बता रहा हूं, अगर वैसे भी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करना, इसमें लास्ट में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आन। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है इसका, आन। हमको क शब्द लेना है, क, और क के साथ हमने जोड़ दिया आन, तो रूप क्या बन गया, कान। अगर नहीं आ रहा है तो की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि सभी जगह तुक्का आपका चलेगा। बात समझ रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है कि तुक्का ही लगाना है तब की बात बता रहा हूं। तो यहाँ पे लास्ट में हमने क्या लिया, आन लिया, और आन का यहाँ पे क के साथ जोड़ दिया, रूप बन गया कान। ये 80% आपके तरीके सही होंगे, है ना। हाँ, देखिए, तो ये कान हो गया। अब वैसे ही तरीका आप यहाँ पे अपना के देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, एभ्य। क्या दे रखा है, एभ्य, एभ्य प्लस का, एभ्य प्लस का, क्या रूप बन जाएगा, केभ्य। ठीक है, आरक्षी केभ्य त्रायते, आरक्षी केभ्य त्रायते, तो ये इसका विकल्प हो जाएगा, अंत में प्रश्नवाचक हो जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है क्या, बोलो यहां या ना, तो बोले सर हाँ बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही देखो, मानवई सदा सत्यम वक्तव्यम, मानवई, देखो मानव शब्द है, मानव, ये तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे, लेकिन इसके साथ लगा क्या है, आई की मात्रा लगी हुई है।
क्या लगी हुई है, आई की मात्रा लगी हुई है, तो इसको किसके साथ जोड़ेंगे, क के साथ, और रूप क्या बन जाएगा, कई। ऐसा ही रूप बनेगा क्या, तो इसका भी विकल्प यही हो जाएगा, कही सदा सत्यम वक्तव्यम, कही सदा सत्यम वक्तव्यम। बात समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां करके देखो, यहां लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, स्य। क्या जुड़ा हुआ है, श को किसके साथ जोड़ेंगे, क के साथ। किसको किसके साथ जोड़ेंगे, क के साथ। क्या बन गया, कस्य। क्या बन गया, कस्य। तो ये भी तो इसका विकल्प यही होगा, रामायण गानस्य कस्य विनियोगः, कस्य विनियोगः। तो यहाँ पे रामायण गानस्य विनियोगः, रामायण गानस्य विनियोगः। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। पहले का हो गया कान, ठीक है। दूसरे का हो गया केभ्य, जो तरीका बताया उसी तरीके से हो रहे हैं ये। और इस ऐसे ही और तरीके देखने हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और वीडियो को क्या करें, लाइक करें। प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां जाकर भी क्या कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। इसका ये हो जाएगा कही, और इसका हो जाएगा आपका कस्य। क्या हो गया, कस्य। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको क्या करना है, प्रश्न हल करने हैं। चलिए आगे देखिएगा, आपका अन्वय वाला पद है। अन्वय क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मंजुषाता समुचित पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयम् पूरयन्तु पूरयतः। ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि जो पद आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखो ही दिया हुआ है क्या, तो ही यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब शरीरस्थ दिया हुआ है क्या, तो शरीरस्थ भी दिया हुआ है। आलस्यम दिया हुआ है क्या, आलस्यम दिया हुआ है। महान दिया हुआ है क्या, महान दिया हुआ है। अब ये देखो पूर्ण वाक्य आ गया, तो पूर्ण वाक्य आ गया, यानी 2 शब्द छूट गए हैं इसमें। 2 कौन कौन से शब्द छूट गए हैं, एक तो हमारा मनुष्याणाम छूट गया है, ठीक है। दूसरा हमारा रिपुह छूट गया है, ठीक है, रिपुह छूट गया है ना। तो यहां पे क्या हो गया, मनुष्याणा। पहले देखो, पहले कौन है, पहले को अब विकल्प यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मनुष्याणाम दिया हुआ है, रिपु दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे रिपु कहाँ पे है, बाद में। मनुष्याणाम कहाँ है, पहले। तो पहले में क्या हो जाएगा, मनुष्याणाम। अरे समझ में आई क्या बात। यहाँ देखो क्या छूट गया, पहले उसको अंडरलाइन करो, और उसके बाद में देखो, थोड़ा पढ़ के देखोगे पता चल जाएगा। महान रिपुहु, तो बाद में क्या है, रिपुहु। तो बाद में क्या है, रिपुहु, ठीक है, रिपुहु, रिपुहु। ऐसे ही अब देखो आगे, अगले उसमें उद्यम समः, उद्यम समः। नास्ति, नास्ति। यम, यम। कृत्वा, कृत्वा। तो क्या छूट गया आपका, एक तो बंधु छूट गया, एक नावसीदंती छूट गया, नावसीदती छूट गया। तो देखो बंधु भी दिया हुआ है, नावसीद भी दिया हुआ है। तो उद्यम समः, बंधु कहां पर है, पहले। तो उद्यम समः तीसरे में क्या हो जाएगा, बंधु। तीसरे में क्या हो जाएगा, बंधु। और यम कृत्वा नावसीदति, नावसीदति कहां पर है, बाद में, नावसीदति। क्लियर है क्या, इस तरह से क्या कर लेंगे आप, उत्तर कर लेंगे। बहुत बढ़िया सर, अब तो आ गया है हमको, है ना, अब तो हमें आ गया है। अगर आपको अब आ गया है तो इसको करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, करके बताइएगा। मंजुषायाः साय्येन श्लोकस्य भावार्थे रिक्तस्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखतः। तो जल्दी से करके बताइएगा। हाँ मुझे कमेंट्स करके बताओ पहले तो आप, है ना, उसके बाद में देखेंगे। पहले क्या करके बताओ, कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। हाँ पढ़ो पहले श्लोक को। मृगा मृग मृगौ संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभी तुरगा तुरंगहि, मूर्खाश्च मूर्खैः सुदया सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। है ना, यानी मित्रता कहाँ हो रही है, समानशील, समान उसके में मित्रता होती है। समान व्यवहार वाले, समान चरित्र वाले लोगों में क्या होती है, मित्रता होती है। बहुत बढ़िया। अब देखो पढ़ते हैं एक बार। मृगा, मृगा दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है सर। गावह, गावह। आगे तुरगाह,
तुरगाह, ये रहा तुरगाह, तुरंगई, तुरंगही, मूर्खई। अब यह कहां चला गया, आगे चला गया। तो अभी देखो तुरंगही, तुरंगई यहां आ गया, पूर्ण विराम हो गया, तो यहां तक देख लेते हैं क्या छूट गया। मृगा, मृगही, ये मृगऊ नहीं है, मृगही है, ठीक है, एक ही मात्रा है, ये वाला रूप है वहां पे, है ना। मृगा, मृगही, संगम अनुव्रजंती, एक तो मृगही है, और क्या छूट गया, अनुव्रजंती, ठीक है, अनुव्रजंती। और क्या, सॉरी 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 सॉरी, हाँ तुर गई। ठीक है, एक बार और देखो, यहाँ पे मूर्खा, मूर्खा, मूर्खई, मूर्खई दिया हुआ है, सुदया, सुदया दिया है, सुदीबी, सुदीबी, संगम, संगम यहाँ दिया हुआ है, ये संगम यहाँ है, व्यसनेषु सख्यम समानशीलम भवति, ये तो पूरा ऐसे कैसे दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, मृगा, मृगा किसके साथ में, मृगही, तो पहले में क्या हो जाएगा, मृगही, मृगाह, मृगही, गावह, गावह के साथ में क्या है, गोभी, तो यहाँ पे गोभी ही दिया है, गोभी यानी गायों के साथ में, गोभी ही, तुरगा, तुरंगई, तुरगा, तुरंगई, मूर्खई, मूर्खई, तुरगा के साथ तुरंगई दिया हुआ है, मूर्ख से पहले मूर्खाहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूर्खाहा, मूर्खाहा, मूर्खई, सुदय, सुदीबी, संगम, संगम यहाँ दे रखा है, और संगम के साथ क्या दे रखा है, अनुव्रजंती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुव्रजंती, अनुव्रजंती, ठीक है। तो मृगही पहला हो गया, गोभी, गोभी दूसरा हो गया, मूर्खाहा तीसरा हो गया, और अनुव्रजंती चौथा हो गया। तो अन्वय वाला टॉपिक कर लेंगे आप, अन्वय वाला प्रश्न गलत तो नहीं करेंगे ना। जी सर, अब तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। इसी प्रकार आपके जो भी श्लोक वाले जो पाठ आपके श्लोक वाले हैं, उनमें उन श्लोकों को क्या करने का प्रयास करें, बार बार उच्चारण करने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास करें, जिससे आपका प्रश्न क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। थैंक यू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कथा क्रम संयोजन। ठीक है, कौन सा प्रश्न है आपका, कथा क्रम संयोजन, यानी एक कहानी दी गई है और इसका क्रम से आपको लिखना है, क्रम से क्या करना है, लिखना है। यानी इस कहानी में आपको जो सेंटेंस है वो आगे पीछे करके दिए हुए हैं, और इनको एक सीक्वेंस में लिखना है। क्या करना है, इनको एक सीक्वेंस में लिखना है। तो आप देखिएगा, पहले आप इसको पढ़ेंगे, ये आपके दूसरे पार्ट से ली गई है ना, बुद्धिमती वाले, बुद्धिर बलवती सदा से ली गई है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता पितु गृहम प्रति चलिता, यानी जो आपका राजपुत्र था उसकी जो पत्नी है वो क्या कर रही है, अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के कहाँ चली जाती है, अपने पिता के घर पे जा रही है। कश्चित धूर्त श्रृगाल हसन अवदत, कोई धूर्त श्रृगाल हंसते हुए कहा, तुम मानुषाद विवेशी, क्या तुम मनुष्यों से डरते हो। व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्ट, नष्ट यानी भाग गया, यानी बाघ जो है वो भय से आकुल होकर डर के मारे क्या हो गया, वहां से भाग गया। भगवान कुतः भयात पलायित, तुम कहाँ डर के मारे भागे जा रहे हो। अयम एकस्तावद एव विभज्य भुज्यताम, यानी यह एक ही है, तब तक आप इसको क्या करो, बांट करके खा लो। कथम एक एकसो व्याघ्र भक्षणा एक कलहम कुरुथा, कैसे आप एक एक बाघ को खाने के लिए क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, और बुद्धिमती जो है व्याघ्र से उत्पन्न, बाघ से उत्पन्न जो भय था उससे फिर से क्या हो गई है, मुक्त हो गई है। तो ये कहानी आपको पूरी याद है, और मैं यही कहूंगा कि आपको हर पाठ का सारांश पता होना चाहिए, हिंदी अनुवाद आपको याद होना चाहिए, इस पाठ में क्या कहानी है, इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। तो ये अगर आपको याद है तो आप इस प्रश्न को क्या कर पाएंगे, बड़े आराम से क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, उसको आराम से जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो पहला वाक्य क्या होगा इसमें, पहला वाक्य तस्य भार्या पुत्र द्वयो पेता पितु गृहम प्रति चलिता, तो पहला वाक्य आपका यही हो जाएगा, उसकी पत्नी क्या हो गई, बहुत बढ़िया है ना, पुत्र दोनों पुत्रों के साथ में लेकर के जा रही है,
फिर वहां पे कथम एक एक सो, वहां पे एक बाघ आ जाता है और वहां वो बाघ को देख करके क्या कर रही है, उनको डांट रही है कि क्यों एक एक को खाने की क्या कर रहे हो, जिद कर रहे हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका दूसरा वाक्य हो जाएगा। फिर अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम, ये एक ही है, अभी इसको क्या करो, बांट करके खाओ, ये तीसरा वाक्य हो गया। आगे देखो, बुद्धिमती व्याघ्र अगला देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाघ ने सोचा कि ये तो मुझे मार डालेगी, इसलिए वो क्या हो गया, भयाकुल चित्तो नष्ट, यानी भाग जाता है। और यह देखकर कोई धूर्त श्रृगाल क्या करता है, उसके ऊपर हंसता है ना, धूर्त श्रृगाल हंसता है, धूर्त श्रृगाल हंसता है और क्या कहता है, तो हम मान है ना, धूर्त श्रृगाल हंसते हुए क्या कहता है, धूर्त श्रृगाल हंसते हुए क्या कहता है, भवान कुतः भयात पलायितः, तुम कहां भय से क्या हुए हो, डर के मारे भागे जा रहे हो। तो अब मानुषाद विवेशी, 7वीं लाइन ये हो जाएगी और 8वीं लाइन आपकी ये वाली हो जाएगी। तो हम ये कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन है। तो पहले में कौन सी हो जाएगी आपकी, 1 नंबर पे पहले में पहली, 2 नंबर पे कौन सी हो जाएगी आपके 7वीं, ठीक है। 3 नंबर पे कौन सी हो जाएगी आपकी, 3 नंबर, हाँ ये रही 6ठी, ठीक है। 4 नंबर पे आपकी चौथी, 5 नंबर पे दूसरी, 6 नंबर पे 5वीं, ठीक है। 7 नंबर पे आपके तीसरी और 8 नंबर पे 8वीं, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे तो मैंने लिखने के मारे के समय लग जाएगा, आपको सिर्फ समझाना है। आपको इसी सीक्वेंस में इस कहानी को पूरे लिखना है ना, इसी सीक्वेंस में इस कहानी को क्या करना है, पूरा लिखना है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह का जो प्रश्न है उसको आपको बड़े आराम से, बड़े धैर्य पूर्वक क्या करना है, हल करना है। और यहाँ पे एक लास्ट आपका जो प्रश्न और है, ठीक है, लास्ट प्रश्न 18वां प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुता, यानी उचित अर्थ लिखना है आपको प्रसंग के अनुसार। क्या कह रहे हैं, दुर्वम दुर्वम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, दुर्वम का मतलब दुष्ट होता है, दुख होता है या कठिन होता है, यहाँ जीना कठिन हो गया है, अत्र जीवनम कठिनम जातम। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका, ग इसका सही जवाब हो जाएगा, तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको शब्दार्थ याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, पाठ के शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थों पे एक बार आपको नजर मारनी चाहिए। प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रौ एकैकसो माम अत्तुम, अत्तुम यानी कलहे मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। आप अगर आपको पाठ याद है ना, तो उसके आधार पर भी इसका क्या कर सकते हो, अर्थ लगा सकते हो, उसके आधार पर इसका अर्थ लगा सकते हो। जैसे वो क्या करने के लिए कह रही है, तुम क्यों झगड़ा कर रहे थे, कि वो उसको खाना चाह रहे थे, है ना। तो मारही तुम यानी मारने के लिए, आगंतुम आने के लिए, एक ही शब्द बचा है भक्षयितुम, भक्षयितुम का मतलब हो गया खाने के लिए। तो खा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे विकल्प नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे तोदनेन है, तोदनेन यानी ताड़न करने योग्य, वह दंडेन, ठीक है। तो जो किसान के पास जो दंडा होता है, जिसके वह बैलों को क्या करने का प्रयास कर रहा है, हाँकने का प्रयास कर रहा है, तो वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ जो कठिन शब्दार्थ वाले आपके प्रश्न हैं, कौन से प्रश्न हैं, कठिन शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ वाले जो आपके प्रश्न हैं, वहां उनके आधार पर आप क्या कर पाएंगे, इनको हल कर पाएंगे, ठीक है, इनके आधार पर हल कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अभी हमने जो ग्रामर से संबंधित आपके प्रश्न हैं उनको क्या कर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं। अब आपका कौन सा बच गया है, एक आपका ग्रामर। अब हम चलते हैं खंड ख की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पठित अंश में क्या क्या बच गया है, हमारे पठित अंश में आपका पठित गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश ही बचा है। उसके अलावा अब हमारा खंड क और ख बचा हुआ है। खंड ख में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे अनुवाद वाला वाक्य, है ना, अनुवाद जो लोग प्रसंग है
उसमें क्या कह रहा है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुद्य लिखता, यानी इसको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। अनुवाद के ऊपर हमने कक्षा बना रखी है। संस्कृत अनुवाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या नियम है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के, बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। जहां भी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करके बताइए, मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपका की समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। देखो यहाँ पे मैं गुरुकुल में रहता हूं, कर्ता कौन है यहाँ पे, मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, ठीक है। रहता हूं का या अहम वसामी, ठीक है, अहम वसामी, मैं रहता हूं। कहां रहता हूं, गुरुकुल में, गुरुकुल में, तो गुरुकुले, अहम गुरुकुले वसामी, मैं गुरुकुल में रहता हूं, ठीक है, मैं गुरुकुल में रहता हूं। निवसामी भी हो जाएगा, नहीं, निवसानी निवसा, अहम वसामी, ठीक है, अहम वसामी, अहम गुरुकुले वसामी। अगर आप निवसामी करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अहम गुरुकुलम निवसामी, अहम गुरुकुलम निवसामी। एक सूत्र होता है अभिनिवेशश्च, है ना, अभि और नी, ठीक है, उपसर्ग है आता है और उसके सामने वस धातु आती है तो वहां पे द्वितीय विभक्ति का कार्य होता है, इसीलिए वहां पे आपका गुरुकुलम हो जाएगा, ठीक है। अहम गुरुकुले वसामी या अहम गुरुकुले गुरुकुलम निवसामी, ऐसा यहाँ पे विकल्प हो जाएगा। मेरे पिताजी क्लर्क हैं, मेरे पिताजी क्लर्क हैं, तो मेरे यानी मामा, पिताजी यानी जनकः, पिताजी यानी जनकः, क्या है, क्लर्क, क्लर्क यानी लिपिकः, लिपिकः है यानी अस्ति, यानी जनकः अस्ति, जनकः अस्ति, जनकः अस्ति यानी पिताजी हैं क्या, लिपिक, लिपिक यानी क्लर्क, है ना, किसके, मामा, मामा जनकः लिपिकः अस्ति। ऐसे ही मेरी माता अध्यापिका है, मामा, मामा, माता को कहते हैं माता या जननी, मामा माता अध्यापिका, अध्यापिका को संस्कृत में अध्यापिका ही कहते हैं, अध्यापिका अस्ति। मेरी माता क्या है, अध्यापिका है, मेरी माता क्या है, अध्यापिका है। वह सोमवार को मुंबई जाएगा, अभी मैंने स्वः अद्य ह्य की बात कर रहा हूं, सोमवार को जाएगा यानी भविष्य की बात कर रहा है और पुल्लिंग की बात कर रहा है, जाएगा, स्त्रीलिंग होता तो जाएगी, ठीक है। तो सह, वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, सह, सोमवासरे, सोमवासरे, ठीक है, सोमवासरे, जाएगा यानी गमिष्यति, कहां पे, मुंबई नगरम, मुंबई नगरम, किम करिष्यति, गमिष्यति, कदा, गमिष्यति, कब जाएगा, सोमवार को जाएगा, गमिष्यति आ गया यानी जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, हम लोग वहां कब जाओगे, यहां पर ये थोड़ा सा वी आ रहा है यानी हम ही आएगा, लेकिन जाओगे प्रश्न नहीं पूछ रहे, जाएंगे, हम लोग वहां कब जाएंगे ऐसा होना चाहिए था, जाओगे की जगह जाएंगे की, जाएंगे होना चाहिए था। हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा है अपने पिता से पूछ रहा है कि हम लोग वहां कब जाएंगे, लेकिन जाओगे कहोगे तो हम लोग नहीं होगा, तुम लोग वहां कब जाओगे ऐसा प्रश्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वी दे रखा है, यू नहीं दे रखा, वी दे रखा है, तो यहाँ पे जाएंगे ऐसा, ऐसे ही संभावना है प्रश्नों की पूछे जाने की, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, हम लोग वहां कब जाएंगे, तो हम लोग यानी वयम, हम लोग को क्या हो गया, वयम, वयम यानी हम सब, ठीक है, वहां, वहां, तत्र,
वहां को संस्कृत में कहते हैं तत्र। कब, कब को कहते हैं कदा। जाएंगे यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, गमिष्यामः, गमिष्यामः। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वयम तत्र कदा गमिष्यामः, यानी हम सब वहां कब जाएंगे, हम सब वहां कब जाएंगे। ऐसा कौन पूछ रहा है, हम में से कोई एक पूछ रहा है कि हम सब वहां पे कब जाएंगे, कब जाएंगे। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। तो ये इस प्रकार से आपका अनुवाद वाला प्रसंग है। अनुवाद के बाद में हम देखते हैं आपका चित्र वर्णन। क्या कह रहे हैं, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजुषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखता। यानी आपको इस चित्र को देख करके कितने वाक्य लिखने हैं, 5 वाक्य लिखने हैं। किसमें लिखने हैं, संस्कृत में लिखने हैं। किसमें लिखने हैं, संस्कृत में लिखने हैं। तो क्या क्या मंजूषा में है आपके, अध्यापिका है, छात्रा है, चित्र है, इत्यादि ये शब्द दिए हुए हैं। एक बार क्या कर लेते हैं, मंजूषा को देख लेते हैं। ठीक है, आइए, है ना। चलिए, पहले आप पहले दूसरा प्रश्न देख लेंगे इसका, या सीधा चलो तीसरा ही देख लेते हैं, है ना। चलिए, मंजूषा वाला देख लेते हैं आपका। तो मंजूषा में देखिएगा, चित्र को देखिएगा और नीचे मंजूषा देखिएगा। अध्यापिका, अध्यापिका, छात्रा, चित्रम पाठयति पठन्ति श्रवणन्ति पश्यन्ति, आदर्शवाचनम उत्पीठिका पुस्तकम मार्जनी, बालिका, शिक्षिका। पहले आप ये मंजूषा को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, मंजूषा को पढ़ेंगे। अब इसमें देखो, चित्र में आप देखेंगे एक अध्यापिका है, वो पढ़ा रही है। यहाँ पे ये बालिका बैठी हुई है, 2 बालक बैठे हुए हैं, यहाँ किताबें रखी हुई हैं, अलमारी है, खिड़की है। ठीक है, ये मेज है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेन रखे हुए हैं, बालिका के हाथ में पेन है। ठीक है, शिक्षिका के हाथ में पुस्तक है। ये आपने एक चित्र को देखा। तो मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो छोटे छोटे वाक्य हम बनाना सीखें, है ना। इस चित्र में पहले हम थोड़े छोटे छोटे वाक्य बनाना देखते हैं। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, देखो, शिक्षिका क्या कर रही है, पढ़ा रही है। तो शिक्षिका किम करोति, शिक्षिका पाठयति, एक वाक्य ये बन गया। शिक्षिका या अध्यापिका, ठीक है, अध्यापिका यहां रहा, पाठयति यहाँ रहा, एक वाक्य बन गया आपका, अध्यापिका पाठयति या शिक्षिका पाठयति। ठीक है, छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ रहे हैं। भाई शिक्षिका पढ़ा रही है तो छात्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। छात्राः पठन्ति, अगर आप केवल छात्राः पठन्ति लिखेंगे तो भी वाक्य ठीक है। और अगर उसमें कुछ जोड़ देंगे, क्या क्या पढ़ रहे हैं छात्र, तो पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो छात्राः पुस्तकम पठन्ति, ऐसा छोटा वाक्य बना सकते हैं। उसके आगे थोड़ा सा बात करें तो बालिकाः ध्यान पूर्वकम शृण्वन्ति, जो बालिका है वहां पे वो क्या कर रही हैं, सुन रही हैं। देखो, शृण्वन्ति कैसे सुन रही हैं, बोले सर ध्यान पूर्वक सुन रही है ना। शृण्वन्ति यानी बालिका जो है वो ध्यान पूर्वक सुन रही है। छात्राः प्रश्नान पृच्छन्ति, ये देखो पृच्छन्ति दिया हुआ है, यानी पूछ रहे हैं। कौन, छात्राः, क्या पूछ रहे हैं, छात्र प्रश्नों को पूछ रहे हैं। ऐसे सर्वे मंदम मंदम हसन्ति, तो यहाँ पे मंदम मंदम तो सभी, हसन्ति सभी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हंस रहे हैं। छात्राः लेखन्याः लिखति, मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि लड़की जो है वो देखो पेन से क्या कर रही है, लिख रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छात्राः लेखन्याः लिखति, उत्पीठिकासु बालिकाः उपविष्टाः सन्ति, यानी जो उत्पीठिका है आपकी कुर्सी, जो मेज जो है उस पे कौन बैठे हुए हैं, बालिकाः उपविष्टाः सन्ति, बालिकाएं बैठी हुई हैं। कक्षायाम वातानुकूल यंत्रम, वातानुकूलन यंत्रम अस्ति, देखो यहाँ पे वातानुकूलन यंत्र दिया हुआ है, तो ऐसे कह सकते हैं कि कक्षा में वातानुकूल यंत्र है। भित्तौ चित्रम अस्ति, यहाँ भित्तौ दिया हुआ है और चित्र भी दिया हुआ है, इसीलिए क्या कह देंगे, ये देखो चित्रम दिया हुआ है, भित्तौ चित्रम अस्ति। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप छोटे छोटे वाक्य बनाकर ऐसे लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, एक तरीका और है, और वो तरीका आपका है पहला वाक्य, इदम चित्रम
इदम चित्रम, देखो किसका है, ठीक है, अस्ति। जिसका भी चित्र है उसमें आपको षष्ठी विभक्ति लगा देने हैं। तो कहाँ का है ये, कक्षायाः अस्ति, इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, ठीक है। अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान अस्ति, कौन है, अध्यापिका, इस चित्र में अध्यापिका है। अस्मिन् चित्रे सन्ति, अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान सन्ति, कौन है, छात्राः सन्ति, इस चित्र में छात्र हैं। अगला वाक्य, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि, अब पुस्तकानि अनेक हैं तो क्या हो जाएगा, पुस्तकानि सन्ति, इस चित्र में किताबें हैं। ऐसे ही और क्या क्या है इस चित्र में। पांचवा देखिएगा, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, देखो इस चित्र में और क्या क्या है, यहाँ पे वातायन है, वातायन है, तो वातायनम अस्ति, वातायनम अस्ति। ऐसे हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं चित्र को देख करके। चित्र को देख करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आपको, बहुत बढ़िया। इस तरह से आपको चित्र वर्णन का प्रसंग हल करना है। साथ में आपके, अगर आप चित्र वर्णन नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक और अथवा में दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं, मंजूषा प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् आधारीकृत्य न्यूनातिन्यूनं पंचभिः संस्कृत वाक्यैः एकम अनुच्छेदम लिखत। यानी आपको एक अनुच्छेद लिखना है, और किसके ऊपर लिखना है, देशस्य सैनिकाः, जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे राष्ट्र की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उन सैनिकों के ऊपर आपको क्या लिखने हैं, 5 वाक्य लिखने हैं। और 5 वाक्य किसकी सहायता से लिखने हैं, तो आप कहेंगे मंजूषा की सहायता से आपको लिखने हैं। तो देखो 5 वाक्य सरल सरल कौन से हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं यही आपको लिखने हैं, आप अपनी स्वेच्छा से मन से बनाकर भी क्या कर सकते हैं, वाक्य लिख सकते हैं। देखो, आ रात्रौ भट्टाः देश रक्षाम कुर्वन्ति, यानी देखो देशम रक्षन्ति या देश रक्षाम कुर्वन्ति, कौन, सैनिकाः। हमने पहला वाक्य बनाया, सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिकाः देशम रक्षन्ति। अब आप यहां पे बना सकते हैं कि सैनिकाः, सैनिकाः देश रक्षाम कुर्वन्ति, ठीक है, देश रक्षाम कुर्वन्ति या देशस्य रक्षाम कुर्वन्ति। तो यहाँ पे इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, ते आरात्रौ जागृन्ति, ठीक है, वो आरात्रि, वो क्या करते हैं, रात भर क्या करते हैं, जागते हैं, ठीक है। यहाँ पे ते अगर लिखते हैं तो बहुवचन आएगा, नहीं तो सैनिकः आरात्रौ जागृति और सैनिकाः जागरन्ति, ठीक है। यहाँ पे ते ही रहने दीजिएगा, इसको अंति कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखा, ते शत्रुन ताड़यन्ति, वह शत्रुओं को क्या करते हैं, ताड़ते हैं, मारते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। जनाः सुखेन वसन्ति, जब वो रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो हम क्या कर रहे हैं, सुखपूर्वक रह रहे हैं। परिवाराः सुरक्षिताः भवन्ति, है ना, परिवाराः सुरक्षिता भवन्ति। देखो ये वाक्य ऐसे कैसे बन गया, परिवाराः सुरक्षिताः भवन्ति। तो कह सकते हैं हम मंजूषा की सहायता से इस तरह के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। बहुत सरल है, ज्यादा कठिन यहाँ पर नहीं है। बस थोड़ा सा क्या करना है, हमको दिमाग लगाना है और दिमाग लगा करके इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये आपका कहाँ का हो गया है, बहुत बढ़िया। ये आपके चित्र वर्णन और आपका अनुच्छेद लेखन का यहाँ प्रसंग हमने देख लिया है। बात समझ में आ गई क्या। अब आगे देखिएगा, आगे आते हैं हम अपने और प्रश्न की ओर आते हैं। पत्र निर्माण, दूसरा जो प्रश्न हमारा बचा हुआ है वो है पत्र निर्माण।
क्या है, खंड ख में रचनात्मक कार्य में 15 अंक का है। स्वमित्रम एकादश कक्षायाम देखिएगा, स्वमित्रम एकादश कक्षायां संस्कृतं पठितुं प्रेरयितुं मंजूषायां प्रदत्तानां पदानां सहायतया एकं पत्रम उत्तर पुस्तिकायां लिखन्तु। है ना, एक पत्र लिखना है अपने मित्र को। 11वीं कक्षा में वो संस्कृत ले, क्योंकि अभी आप 10वीं कक्षा में हैं और 10वीं कक्षा के बाद में 11वीं कक्षा में जब आपको विषय चयन करना होगा तो उसमें एक क्या ले, अपने आप भी संस्कृत विषय चुन रहे हैं और अपने मित्र को आप क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि उसको क्या करना है, संस्कृत विषय लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। किसको, अपने मित्र के लिए। ठीक है, तो हमने पत्र वाली कक्षा में विशेष रूप से बताया था अनौपचारिक पत्रों के बारे में, औपचारिक पत्रों के बारे में। तो यहाँ देखिएगा, मंजूषा क्या दी गई है, प्राचीनतमा भाषा अभवम नमो नमः मित्रम शक्नुमः वैज्ञानिकी देव भाषा मित्रम विषयै विश्वस्य समृद्धम संस्कृतस्य अनेकासु पत्रेण ग्रंथाः वाङ्मयम्। ठीक है, ये आपकी मंजूषा हो गई है। तो देखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। पहले तो हम देखते हैं, पत्र को समझने का प्रयास करते हैं, पत्र का प्रारूप क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका पत्र हो गया है ना। और यहाँ पे अनौपचारिक पत्र है। ये कैसा पत्र है, अनौपचारिक पत्र है। और अनौपचारिक वाली कक्षा में हमने बात की थी कि अनौपचारिक पत्र का जो है प्रारूप है वो किस तरह का रहने वाला है। तो आपको ऊपर ही ऊपर क्या लिखना है, शीर्षक लिखना है। ऊपर ऊपर क्या लिखना है, शीर्षक लिखना है। ठीक है, शीर्षक लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे शीर्षक में क्या लिख रखा है, श्री लिखता हूं, है ना, श्री। तो शीर्षक लिखना है आपको। पत्र भेजने वाले का स्थान और पता, पत्र भेजने वाले का आपको स्थान और दिनांक आपको लिखनी है। संबोधन लिखना है, अभिवादन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, पत्र का उत्तर, समापन, टिप्पणी, पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम इत्यादि हमने क्या किया है, बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे श्री लिख दिया हमने। यहाँ पत्र भेजने वाले का पता, जैसे मैंने कहा लाजपत नगरम, लाजपत नगरम दिल्ली। ठीक है, दिनांक जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी है, कोई भी दिनांक ले लीजिएगा। जैसे मैंने कहा 5 फरवरी 2025। ठीक है, 5 फरवरी 2025। तो ये आपका यहाँ पे दिनांक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, संबंध, प्रिय मित्र कृष्ण, प्रिय मित्र कृष्ण, नमो नमः, नमो नमः। आगे देखो, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं इसको। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक है। देखो, मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैंने अपने शब्दों में इसको लिखने का प्रयास किया है। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप और भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, अहम सुखेन अस्मि, मैं सुखपूर्वक हूं। त्वम कथम असि, तुम कैसे हो। अहम अद्य एकम विशेषम विषयम लिखामि, मैं आज एक विशेष विषय के बारे में, है ना, लिख रहा हूं, बता रहा हूं। संस्कृत भाषा अत्यंतम मधुरा सरला च अस्ति, संस्कृत भाषा जो है वो अत्यंत मधुर और सरल है। एषा भाषा न केवलम भारतस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, यह भाषा न केवल भारत की प्राचीनतम भाषा है, किंतु तस्याः तस्याः माध्यमेन वयम अनेकानि ज्ञान विज्ञानानि अपि अधिगच्छामः। ये केवल प्राचीन भाषा ही नहीं है, इसके माध्यम से हम अनेक ज्ञान विज्ञानों के बारे में क्या करते हैं, अधिगच्छामः, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। अहम अपि एकादश कक्षायाम संस्कृतम पठामि, मैं भी 11वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ूंगा। अत्र रामायणम महाभारतम भगवद गीता च पाठ्य विषयाः सन्ति, यानी यहाँ पर रामायण, महाभारत, भगवद गीता आदि क्या है, पाठ्य विषय हैं।
संस्कृत पाठेन न केवलम वयम भाषा कौशलम प्राप्नुयाम, यानी संस्कृत पढ़ करके हम केवल भाषा कौशल ही प्राप्त नहीं करते हैं, अपितु संस्कृति संस्कारयोः बोधः अपि लभ्यते। संस्कृति हमारी जो हमारा जो कल्चर है ना, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है और हमारे जो संस्कार हैं उनके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, उनका भी ज्ञान हमें होता है, उनका भी ज्ञान हमें होता है। बहुत बढ़िया। त्वम अपि संस्कृत भाषाम पठितुम आरभस्व, तुम भी संस्कृत भाषा को पढ़ना आरंभ करो। एषा भाषा भवतः व्यक्तित्वम निर्मातुम, यह भाषा तुम्हारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सहाय्यम करिष्यति, यानी सहायता करेगी। कौन सी भाषा सहायता करेगी? यानी यह भाषा तुम्हारे व्यक्तित्व निर्माण में भी क्या करेगी? सहायता करेगी। कौन कह रहा है? मनोज कह रहा है अपने मित्र कृष्ण को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इति शुभाशया पूर्वकम, ऐसी मेरी क्या है आपके साथ में शुभ कामनाएं हैं। क्या है? शुभ कामनाएं हैं। इति शुभाशय पूर्वकम भवतः मित्रम मनोजः, आपका मित्र मनोज। तो ये हमने एक पत्र लिखा है। कैसा पत्र है? अनौपचारिक पत्र है। कैसा पत्र है ये आपका? अनौपचारिक पत्र है। एक अथवा में और औपचारिक पत्र भी दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? भवती विद्योत्तमा अस्ति, आप विद्योत्तमा हैं। देखिए, अगर आपको नाम दे रखा है तो आपको वही, आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, जो नाम दे रखा है आपको वही नाम अपना लेकर के चलना है। भवत्याः विद्यालयात् बहिः, आपके विद्यालय से बाहर अतीव मलिनता प्रसृता अस्ति, बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है। एतस्याः मलिनतायाः निवारणाय, इस गंदगी को दूर करने के लिए मंजूषायां प्रदत्तानां पदानां सहायतया, मंजूषा में दिए हुए पदों की सहायता से एकम पत्रम, एक पत्र प्रधानाचार्यां प्रति लिखतु, यानी प्रधानाचार्य की के लिए एक पत्र आप क्या करें? लिखें। ठीक है। मंजूषा में कौन कौन से पद दिए हुए हैं? जनाः मुख्य द्वार से क्षिपन्ति वर्षा काले जलप्लावनात् डेंगू मलेरिया ज्वरेण छात्रा नगर निगमम बोधयित्वा रक्षन्तु अवकरे, अवकरे है ना, निवेदनम इत्यादि। ये क्या है? मंजूषा में पद दिए हुए हैं। ये आपका एक औपचारिक पत्र हो गया है। औपचारिक पत्र को कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे ऊपर हमने लिखा सेवायाम, सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालयः लाजपत नगरम नवदिल्ली, है ना। सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय, आप अपने विद्यालय का नाम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में आपको विद्यालय का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए कोई भी विद्यालय आप लिख सकते हैं। विषय विद्यालयस्य बाह्य परिसरे प्रसृता मलिनतायाः निवारणाय प्रार्थना, है ना, प्रार्थना पत्रम ऐसा भी कर सकते हैं कि विद्यालय के बाहरी जो परिसर है उसमें जो फैली हुई गंदगी है उसको निवारण के लिए, उसको दूर करने के लिए एक प्रार्थना पत्र है। महोदय श्रीमान सविनयम ज्ञापयामि यत्, मैं निवेदन कर रही हूं, अहम विद्योत्तमा नाम का अस्मि, यानी मेरा नाम विद्योत्तमा है, 10वीं कक्षायाः छात्रा अस्मि, मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूं। अद्यतन काले, आज के समय, विद्यालय से, विद्यालय के बाह्य परिसर अतीव मलिनः जातः, यानी आजकल जो विद्यालय का जो बाहर का जो परिसर है वो बहुत ही क्या है? गंदा हो गया है। तत्र सर्वत्र, वहां सभी जगह पत्र पेटिकाः प्लास्टिक पत्राणि, है ना, पत्ते और आदि और प्लास्टिक के पात्र आदि, ठीक है, धूली च दृश्यन्ते, और धूल इत्यादि वहां पर क्या कर रही है? दिखाई दे रही है। किंचः एषा मलिनता स्वास्थ्य दृष्ट्या अपि हानिकारकम अस्ति, यानी यह जो मलिनता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी क्या है? हानिकारक है, हानिकारक है। अनेन कारणेन छात्राः अस्वस्थताम अनुभवन्ति, यानी छात्र जो है वो अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। वातावरणम अपि असौम्यम दृश्यते, और उससे वातावरण भी ठीक दिखाई नहीं देता है, मतलब विद्यालय भी उससे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अस्याः समस्यायाः निवारणाय किंचित प्रभावशाली उपायाः
अवश्यम करणीयाः। यानी इस समस्या के निवारण के लिए कुछ प्रभावशाली क्या करने हैं, उपाय जरूर करने चाहिए। यदि विद्यालयस्य बाह्ये यानी विद्यालय के बाहर स्वच्छता अभियान आयोज्यते आयोजन करें तरी अहम अपि अन्यैः छात्रैः सह भागम स्वीकरोमि। तो ये अपने बारे में भी यहाँ पे कह रही है कि यदि विद्यालय में स्वच्छता अभियान का अगर आप आयोजन करते हैं तो मैं भी अन्य बालकों के साथ में क्या करूंगी, अपनी प्रतिभागी ग्रहण करूंगी या मैं भी सहायता करूंगी। अतः भवतः कृपया, इसीलिए आपकी कृपा से एतत् विषयम गंभीरतया, यह विषय गंभीर रूप से मनसी कृत्वा, मन में रख करके शीघ्रम समाधानम करणीयम, शीघ्र आपको क्या करना है, समाधान करना है। इति प्रार्थये, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इति सादरम, है ना, ऐसा मैं सादर क्या कर रही हूं, आपसे निवेदन कर रही हूं। कौन? भवतः आज्ञाकारी छात्राः, आपकी आज्ञाकारी छात्र कौन? विद्योत्तमा, कौन सी कक्षा की है? कक्षा 10वीं की। तो या तो आप अपने मित्र को कक्षा 11वीं में संस्कृत पढ़ने के लिए क्या करें, प्रेरित करें, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है, या फिर आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया, अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में फैली हुई गंदगी के विषय में ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि हमारे विद्यालय में क्या है, बहुत गंदगी फैली हुई है, जिसको दूर करने के लिए आप क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका, अनौपचारिक हो गया। कौन सा हो गया आपका, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्रों के बारे में हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो हमारा खंड ख भी क्या हो गया है, पूरा हो गया है। ठीक है, खंड ग भी पूरा हो गया है। खंड घ जो पठितावबोधन है, उसमें से ग्रामर से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो पूरे हो गए हैं। अभी हमारा क्या बचा है, एक तो अपठित गद्यांश बचा है। क्या बचा है, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश। तो चलो अपठित गद्यांश वाला जो प्रश्न है उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, अपठित वाला गद्यांश वाला जो प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। खंड का अपठितांश अवबोधनम, अपठितांश अवबोधनम कितने अंक का है, तो आप कहेंगे 10 अंक का है। कितने अंक का है, 10 अंक का है। अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखतः विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। यानी विशिष्ट जो ज्ञान है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान बलेन संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तूनि आविष्कृतानि जातानि। यानी विज्ञान के बल पर संसार में विविध प्रकार की चमत्कार पूर्ण वस्तुओं का आविष्कार हुआ है। विज्ञानस्य चमत्कारेण, विज्ञान के चमत्कार से अधुना आज सर्वत्र सभी जगह आश्चर्यजनकानि वस्तूनि दृश्यन्ते। आश्चर्यजनक वस्तुएं क्या कर रही हैं, दिखाई दे रही हैं। समुद्रे विशालानि जलयानानि निर्भयं गच्छन्ति। समुद्र में विशाल जलयान निर्भयम, बिना किसी भय के जाते हैं। विशाले गगने वायुयानेन मानवाः अन्य देशम शीघ्रम गच्छन्ति। यानी विशाल गगन में वायुयान के द्वारा, हवाई जहाज से मानव जो है वो अन्य देश में यथाशीघ्र जाता है। विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता ग्रीष्मकाले च शैत्यम प्राप्यते। और विद्युत के बल पर ग्रीष्म काल में शीतलता और शीतकाल में गर्मी, उष्णता मनुष्य क्या करता है, विद्युत के बल पर प्राप्त करता है। अति विशालानि उन्नतानि च भवनानि विज्ञानेन निर्मीयन्ते। और बहुत बड़े बड़े विशाल भवनों का भी विज्ञान के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। आधुनिके युगे चल दूरवाणी, दूरदर्शनम, संगणकम, रेडियो, इंटरनेट इत्यादीनि सर्वसुलभानि जातानि। आधुनिक युग में चल दूरवाणी, मोबाइल, दूरदर्शन, टीवी, संगणक, कंप्यूटर, रेडियो, इंटरनेट आदि सभी सुलभ हो गए हैं। सुख उपभोगाय अनेकानि उपकरणानि आविष्कृतानि जातानि। सुख उपभोग के लिए अनेक उपकरणों का क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है।
येन अस्माकम, जिससे हमारा जीवन सुलभम जातम, सुलभ हो गया है। संप्रति विज्ञानम ही अस्माकम मानव सभ्यतायाः मूलम वर्तते। आज संप्रति यानी आज विज्ञान ही अस्माकम यानी हमारे मानव सभ्यता का मूलम वर्तते, मूल है। तो ये आपका पैराग्राफ है। सामान्यतः आपको इसको क्या करना है, एक बार पढ़ना है और फिर उसके बाद में प्रश्नों को इसमें से छांटकर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका आज का, विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते, यानी एकपदेन उत्तरतः में विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते। क्या ध्यान रखना है, जो यहाँ पंक्ति यहाँ पर दी गई है उसको देखो कि कहाँ मिल रही है लाइन। अब यहाँ पे देखो विशिष्टम से विशिष्टम दिया हुआ है, जानम भी दिया हुआ है, कथ्यते भी दिया हुआ है। एक शब्द रह गया हमारा, क्या, विज्ञानम रह गया है। क्या रह गया, एक शब्द हमारा विज्ञानम रह गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, उत्तरम। तो पहला उत्तर क्या हो गया आपका, विज्ञानम। ऐसे ही समुद्रे विशालानि जलयानानि कथम गच्छन्ति। तो देखो यहाँ पे ये लाइन कहाँ पे, समुद्रे विशालानि जलयानानि गच्छन्ति। एक शब्द रह गया यहाँ पे, क्या, निर्भयम। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, निर्भयम गच्छन्ति, निर्भयम गच्छन्ति। ये क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा। अगला क्या है, संप्रति अस्माकम मानव सभ्यतायाः मूलम किम वर्तते। आज हमारी मानव सभ्यता का मूल क्या है, मूल क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिएगा लास्ट वाली लाइन आपकी, संप्रति विज्ञानम ही, संप्रति अस्माकम मानव सभ्यतायाः मूलम वर्तते। एक शब्द रह गया, क्या, विज्ञानम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विज्ञानम। ठीक है। संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि। तो संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि, देखिएगा, अनेकानि उपकरणानि सुख उपभोगाय आविष्कृतानि जातानि। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुख उपभोगाय संसारे अनेकानि उपकरणानि आविष्कृतानि जातानि। तो ये क्या हो जाएगी, इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी पूर्ण वाक्य का जो पहला उत्तर है आपका, उसका ये हो जाएगा उत्तर। अगला देखिएगा क्या कह रहे हैं, विद्युत बलेन किम किम प्राप्यते। विद्युत बल से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे विद्युत बल की बात करें, यहाँ पे देखिएगा, विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता, ग्रीष्मकाले च शैत्यम प्राप्यते। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य में जो दूसरा है उसका क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है यहाँ पे, आधुनिक युगे कानि सर्व सुलभानि जातानि। आधुनिक युग में क्या सर्व सुलभ हो गए हैं। आधुनिक युगे, यहां से देखिएगा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं। आधुनिक युगे चल दूरवाणी, दूरदर्शन, संगणक, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि सर्व सुलभानि जातानि। तो ये जो है, ये वाली पंक्ति आपके, ये कौन सी हो जाएगा, तीसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखितः। यानी इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, विज्ञानस्य महत्वम, ये इसका होगा उचित शीर्षक। या आधुनिक युगे विज्ञानम, है ना, वर्तमान काले विज्ञान से उपयोगिता। आप कोई भी इसका एक कोई इससे मिलता जुलता क्या कर सकते हैं, हाँ, शीर्षक बता सकते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपका यथा निर्देशम उत्तरता केवलम प्रश्नत्रयम विशिष्टम ज्ञान विज्ञानम कथ्यते अत्र क्रियापदम किम। मैंने क्या कहा, प्राय वाक्य के अंत में क्या होती है, क्रियापद होती है। तो कथ्यते इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी हम कहें ख इसका सही जवाब हो गया। विशालानि जलयानानि अनयो विशेष्य पदम किम। विशालानि जलयानानि, देखो विशेषण विशेष्य को साथ में बोला जाता है। विशेषण
विशेष्य, विशेषण विशेष्य। आप देखिएगा, पहले आपका विशेषण आता है, बाद में आता है विशेष्य। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, विशेष्य पूछ रहे हैं, तो विशालानी आपका विशेषण हो गया, और जलयानानी क्या हो गया, विशेष्य। तो इसका भी विकल्प क्या हो जाएगा, ख इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख इसका सही जवाब हो जाएगा। दुर्लभम इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम अस्ति। किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम अस्ति। किम प्रयुक्तम अस्ति, देखिएगा, दुर्लभम इति पदस्य सुलभम सुकरम सरलम। तो यहां पे देखेंगे आप गद्यांश में सर्वम जीवनम सुलभम जातम, सुलभम जातम। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प, सुलभम जातम का। येन अस्माकं जीवनं सुलभं जातम्, अस्मिन् वाक्ये अस्माकं इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, अस्माकं यानी हमारा, हमारे का मतलब क्या होगा, मानवेभ्य, कस्मै मानवेभ्य। यानी यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका ख ही विकल्प उचित विकल्प होने वाला है। ख विकल्प क्या होने वाला है, इसका उचित विकल्प होने वाला है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने पहला प्रश्न क्या कर लिया है, हल कर लिया है। दूसरा प्रश्न आपका था पत्र से संबंधित, वो भी हमने जान लिया है। तीसरा पत्र चित्र वर्णन का है। चौथा पत्र आपका संस्कृत अनुवाद का है। पांचवा संधि, छठा आपका समास, सातवां आपका प्रत्यय, आठवां प्रश्न आपका वाच्य परिवर्तन, नवा समय, 10वां अव्यय, 11वां आपका अशुद्ध पदानी शुद्ध पद विकल्पेभ्य लिखता, यानी अशुद्धि संशोधन का है। अब आपका खंड घ बचा है। खंड घ में आपका पठितावबोधन, पठितावबोधन में पहला आपका गद्यांश है। गद्यांश को भी आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने अपठित गद्यांश पढ़ा है ऐसे ही इसको भी करना है। अस्ति देवुलाख्यो ग्राम, देवुल नाम का गांव था, तत्र राजसिंगा नाम राजपुत्र वसति स्म। यानी दूसरा पार्ट स्वर्ण का बुद्धिर बलवती सदा से ये लिया गया है। राजपुत्र नाम राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती, एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता पितु गृहम प्रति चलिता, यानी दोनों पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर की ओर चली जाती है। मार्गे गहन कानने एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में गहन जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, यानी जब उसने बाघ को अपनी ओर आते हुए देखकर, है ना, दृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा, जगाद यानी कहा, कथम एक कसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा, क्यों आप एक एक दोनों एक एक बाघ खाने के लिए क्या कर रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम, ये अभी एक है, इसको तब तक बांट कर खा लीजिएगा। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, यानी बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, यानी ऐसा सुनकर के बाघ को मारने वाली कोई ये है, ऐसा जानकर वह बाघ जो है भयाकुल चित्तो नष्ट, वह डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक पदेन उत्तरतः में ग्रामस्य नाम किम अस्ति, ग्रामस्य नाम देवुलाख्य, देउल, ठीक है। तो यहाँ पे देउल गांव का क्या नाम है ना, नाम है। देउल कर सकते हो या देउलाख्य भी कर सकते हो, देउलाख्य, ठीक है। बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता कुत्र चलिता, कुत्र चलिता, तो यहाँ पे क्या कह रही है, पितु गृहम प्रति, ठीक है, पितु गृहम प्रति, पितु पितुर्गृहम प्रति, क्लियर है। राजपुत्र से नाम किम अस्ति, तो राजपुत्र से नाम राजसिंह, राजसिंह, ठीक है। सा पुत्रो चपेटया प्रवृत्य किम जगाद,
सा जगाद कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। उसने क्या कहा कि क्यों एक एक बाघ खाने के लिए क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का उत्तर हो जाएगा। राजपुत्र कुत्र वसति स्म, राजपुत्र कहाँ रहता था, देवुलाख्यो ग्रामे। राजपुत्र देवुलाख्य देवुलाख्ये ग्रामे, देवुलाख्ये ग्रामे वसति स्म। ठीक है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्शः, बुद्धिमती ने कहा बाघ को देखा, गहन कानने, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः। ठीक है, ये कहाँ का हो जाएगा, आपके तीसरे का जवाब हो जाएगा। ऐसे यथा निर्देशम उत्तरतः में क्या हो जाएगा, वसति स्मः इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम, यानी वसति इसमें इस क्रिया का कर्तृपद क्या है। तो यहाँ पे देखो वसति इसमें कौन, राज सिंह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका जवाब क्या हो जाएगा, राज सिंह इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा राज सिंह। राज सिंह। ठीक है। मार्गे गहन कानने अनयो पदयो विशेषणम किम, अभी हमने बात किया था पहले वाला विशेषण होता है, बाद वाला विशेष्य। तो गहन कानने ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और मार्गे रास्ते में, मार्गे विशेषण हो गया। वने इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम आगतम, तो काननम, वनन का क्या हो गया, वने इत्यस्य पर्याय पद अत्र आगतः, तो काननम। ठीक है, वने यहाँ पे सप्तमी दे रखी है, क्या हो जाएगा, काननम, यानी वन ही होता है काननम का भी। केनापि आवश्यक कार्येण तस्या भार्या बुद्धिमती पितु गृहं प्रति चलिता, अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। तो तस्य किसके लिए आया था, किसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, तो राज सिंहस्य, राज सिंहस्य। ठीक है, राज सिंहस्य। तो राज सिंह की पत्नी किसी कारण से कहाँ चली जाती है, बहुत बढ़िया है ना, अपने पिता के घर की ओर जाती है, प्रस्थान करती है। अगला है आपका पद्यांश। इसमें पद्यांश में से आपको क्या करना है, उत्तर ढांट कर लिखना है। वायुमंडलम वृषम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम्, करणीयं बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम्, शुचि पर्यावरणम, हाँ शुचि पर्यावरणम। ठीक है, तो शुचि पर्यावरण वाले पाठ से लिया गया है। एक पदेन उत्तरतः किम वृषम दूषितम अस्ति, क्या अत्यधिक दूषित है, तो वायुमंडलम वृषम दूषितम, वायुमंडलम, वायुमंडलम। धरातलम केन युक्तम अस्ति, समलम धरातलम, समलम धरातलम। तो यहाँ पे मलेन युक्तम, समलम, मलेन युक्तम, या ब्रैकेट में कर दो आप समलम, समास में पूछा था ना आपसे, ये समलम मलेन युक्तम। भक्षम कीदृशम अस्ति, कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्षम, तो भक्षम कुत्सित वस्तु
मिश्रितम, ठीक है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, ये यहां पे रहा। कीदृशम जलम नास्ति, निर्मलम जलम नास्ति, निर्मलम जलम नास्ति। अस्माभिः किम करणीयम अस्ति, अस्माकं करणीयम किम, बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, यानी इस संसार को बाहर और भीतर से बहुत ही शुद्ध करने की आवश्यकता है। करणीयम तु बहिरंतर जगति बहुशुद्धिकरणम, ये सेकंड का हो जाएगा। अत्यधिकम इत्यस्य पर्याय पदम श्लोकात चित्वा लिखितम, है ना, तो भृशम दूषितम, यानी अत्यधिक दूषित हो गया है, तो भृशम क्या हो जाएगा, अत्यधिकम इत्यस्य पर्याय पदम भृशम। यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्मलम जलम अनयो पदयो विशेषणम किम, हमने क्या कहा था, पहले वाला विशेषण बाद वाला विशेष्य, तो पहले क्या है निर्मलम, विशेषण क्या हो गया निर्मलम, ठीक है, और विशेष्य जलम। निर्मलम इत्यस्य पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, यानी जो निर्मल है उसका विलोम क्या प्रयुक्त किया है, समलम धरातलम। निर्मलम यानी मलेन रहितम, निर का मतलब होता है मल से रहित यानी स्वच्छ, और समलम, समलम यानी गंदगी से युक्त यानी गंदा, ठीक है, तो समलम यहाँ पे प्रयोग किया गया है। संसारम इत्यस्य पदस्य पर्याय अत्र प्रयुक्तम, किम आगतम, संसार का, जगत, करणीयम तु बहिरंतर जगति, है ना, तो जगत, यहां देखो ये रहा ना, ये जगत, जगति सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसका मूल रूप क्या होगा जगत। अत्र किम क्रियापदम अस्ति, करणीयम तु, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, तो यहाँ पे करणीयम क्या हो जाएगा, करणीयम, क्रियापदम किम अस्ति, करणीयम, यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे है आपका नाट्यांश, नाट्यांश से आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। एषा भवतो सौंदर्यावलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, यानी तुम्हारी सुंदरता से उत्पन्न है ना, प्रभावित होकर के मैं क्या कर रहा हूं, कौतूहल से आपको पूछ रहा हूं। क्षत्रिय कुल पितामहायो, यानी तुम्हारे कुल का जो पितामह दादाजी जो हैं वो क्षत्रिय कुल के हैं, या सूर्य चंद्र वो वा को भवतः वंशस्य करता, यानी सूर्य या चंद्रमा में से कौन तुम्हारे वंश का करता है। लव कहता है भगवान सहस्र दिदीति, यानी भगवान सूर्य राम, कथम अस्मत् समानाभिविजनो संवृत्तो, अरे कैसे तुम हमारे समान ही कुल वाले हो गए हो, क्योंकि राम भी कैसे कौन से वंश का है, सूर्य वंश का है। किम द्वयोरप्येकम प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही वचन है, तो लव कहता है भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ, यानी हम दोनों जुड़वा भाई हैं, है ना, सॉरी, हम दोनों सोदर्ये यानी सहोदर हैं, यानी सगे भाई हैं। समरूपा शरीर सन्निवेश, यानी तुम्हारा शरीर एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। वयस्तु न किंचित अनंतरम, अंतरम, यानी तुम्हारी आयु में भी कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो लव कह रहा है आवाम यमलव, हम दोनों जुड़वा हैं। राम कह रहा है संप्रति युज्यते किम नामधेयम, है ना, संप्रति युज्यते, अब ठीक है, किम नामधेयम, क्या नाम है आपका। आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्रावयामि, यानी आर्य की वंदना में मैं लव अपना ऐसा नाम सुनाता हूं। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर निर्देश करके, आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, आर्य भी गुरुचरण वंदना में, कुश कह रहा है अहमपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामि, यानी मैं भी अपना नाम कुश ऐसा सुनाता हूं या बताता हूं। राम कह रहे हैं अहो उदात रम्य समुदाचार है, अरे ये बहुत ही, इनका जो आचार है बहुत ही उदार है। किम नामधेयो भवतो गुरु, आपके गुरु का नाम क्या है, तो लव कह रहे हैं ननु भगवान वाल्मीकि, यानी उनका नाम भगवान वाल्मीकि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पदेन उत्तरतः में ये पहला ही प्रश्न दिया हुआ है, किम नामधेयो भवतो गुरु, आपके गुरु का नाम क्या है, तो भगवान वाल्मीकि। एक पद में उत्तर देना है, तो भगवान वाल्मीकि, ठीक है। लव कुशयो वंशस्य कर्ता कह, कहा करता भगवान सहस्र दिदीति, तो भगवान शब्द जोड़ सकते हैं वैसे, ठीक है, और अगर नहीं भी जोड़ते हैं तो भी आप क्या लिखेंगे सहस्र
दीधीति। हजारों किरणों वाले यानी भगवान सूर्य। यमलयो बालयो किम नामधेयम। जो यमल जुड़वा जो भाई है उनका क्या नामधेयम यानी नाम है, तो कुशलवऊ। क्या नाम है दोनों का? कुशलवऊ। क्या नाम है? कुशलवऊ। कुश और लव। आगे क्या कह रहे हैं? रामा सौंदर्यावलोकित जनितेन कौतूहलेन किम पृच्छति। कौतूहलेन किम पृच्छति, क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए, क्षत्रिय कुल राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम पृच्छति यहां से स्टार्ट हो जाएगा। क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को भवता वंशस्य करता। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। पहले का हो जाएगा ये उत्तर। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला प्रश्न क्या है? किम द्वयोरप्ये का प्रतिवचनम अस्य उत्तरम लव किम प्रतियच्छति। क्या दोनों का एक ही वचन है? तो लव क्या कह रहा है? लव कथयति भ्रातरा आवाम सोदर्यौ, यानी हम क्या हैं? आपस में भाई हैं, सहोदर है ना, सगे भाई हैं। अहो उदात रम्य समुदाचार इति कहा कथयति। कहा कथयति, तो रामः कथयति। तो यहाँ पे कहा की जगह राम हो जाएगा और प्रश्नवाचक की जगह पूर्ण वाक्य हो जाएगा। ये आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? यथा निर्देशम उत्तरतः केवल प्रश्न द्वयम आर्यस्य वंदनयम लव इत्यात्मनम श्रावयामि अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। हमने क्या कहा? वाक्य के अंत में प्राय क्या होता है? क्रियापद होता है, तो श्रावयामि। हाँ, पद्यांश वाला जो पार्ट होता है उसमें क्रियापद थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बाकी गद्यांश वाले पार्ट में लगभग वाक्य के अंत में ही होता है। अव्यय पदम किम संप्रति युज्यते किम नामधेयम, है ना। इसमें संप्रति का मतलब, संप्रति क्या है आपका? अव्यय पद है, संप्रति। ठीक है, ये क्या है? अव्यय पद है। भगवान वाल्मीकि अनयो विशेष्य पदम किम, हमने क्या कहा? विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है। अनयो वाल्मीकि इति विशेष्य पदम अस्ति। ठीक है, अनयो वाल्मीकि क्या है? विशेष्य पद है। तो इस प्रकार से क्या किसके प्रश्न उत्तर करने हैं आपको? नाट्यांश वाले उत्तर करने हैं। 15वां प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न निर्माण, जो हम कर चुके हैं। 16वां प्रश्न आपका अन्वय वाला था, अन्वय वाला भी प्रश्न हम कर लिया है हमने। 17वां प्रश्न कथाक्रम संयोजन था, कथाक्रम संयोजन भी हमने कर लिया है। 18वां प्रश्न है प्रसंगानुकूल उचित अर्थ आपको लिखने थे। और अंत में ये परीक्षा के बारे में, है ना, आपको परीक्षा में बड़े आराम से धैर्य से क्या करना है? प्रश्नोत्तर हल करने हैं। और कोशिश करें, है ना, कि ज्यादा घबराने की जरूरत ना हो। ध्यान दें, और हमने किन किन बिंदुओं पे चर्चा की है उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए अभी हम एक वन शॉट रिवीजन भी लेकर के आएंगे। उसमें भी आपको पूरा क्लियर सिलेबस कवर करवाने का प्रयास करेंगे। अभी कोई मन में अगर प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ में धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः। परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।